Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to discuss chapter 2nd of NCERT Science class 8th, Microorganism, Friend and Foe. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे शत्रु हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिज्म माने जीव, बिल्कुल छोटे जीव। तो हम अपने आसपास के वातावरण में कई तरह के जीव जंतु देखते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। लेकिन छोटे जीव जंतुओं में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें कोई किसी यंत्र का यूज़ करना पड़ेगा, लाइक माइक्रोस्कोप। You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. हम प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. जैसे कि हम रेनी सीजन में देखते हैं कि जो ब्रेड होती है वो स्पॉइल्ड हो जाती है और उसके ऊपर हम ग्रेइश और वाइट पैचेस देखते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। अगर आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आते हैं? यही सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। After the soil particle have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? एक बीकर में एक सॉइल कलेक्ट कीजिए और उसमें पानी डालिए। जब ये सॉइल पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाती है तो उस पानी की एक ड्रॉप लीजिए और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। Take a few drop of water from a pond, spread on glass slide and observe that through a microscope. आप स्कूल में क्या कीजिए, एक ग्लास जो पॉन्ड का किसी पॉन्ड का गंदा पानी लीजिए और उसको एक स्लाइड के ऊपर डालिए और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखिए। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? जब आप माइक्रोस्कोप से उस स्लाइड को देखेंगे तो क्या आपको वहाँ पर टाइनी ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं? These observations shows that water and soil are full of tiny organisms. ये जब हम observations करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि पानी में और मिट्टी में क्या है, फुल जो ये गंदा पानी है और मिट्टी है उसके है फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है। Though not all of them fall into the category of microbes. सबको माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए अनएडेड आँखों से बिना किसी उसके हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम इसको नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोन ऑन ब्रेड। जैसे फंगस जो ब्रेड में उगती है वो भी क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसलिए क्योंकि ये अनएडेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इंटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा जाता है: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये जो चैप्टर है, क्योंकि क्लास 8 से आपका शुरू हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से क्लास 8 से लगभग ये शुरू हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। जैसे कि इसमें आपको आ सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी क्या है, 4 पार्ट्स हैं, 4 कैटेगरी हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। जो फिगर दिया गया है उसमें आप इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शेप को देख सकते हैं। अब वायरसेस क्या होते हैं?
वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं हम देखेंगे। हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन ये कभी भी अगर ये इनको किसी बॉडी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, वरना ये कैसे होते हैं, अगर ये बॉडी से बाहर हैं तो ये बिल्कुल एक ही स्थिति में रहेंगे। इन्हें ना जिंदा माना जाता है ना ही मरा हुआ माना जाता है। जैसे ही ये किसी बॉडी में एंटर करेंगे तो ये जीवित हो जाते हैं और ये क्रिया करना शुरू कर देते हैं। हाइवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट। ये केवल सेल की किसी होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जब ये किसी में एंटर करते हैं उसके बाद ही ये रिप्रोड्यूस करेंगे। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5 कॉमन। कुछ वायरसेस 2.5 में दिए गए हैं फिगर में। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, वायरस के एग्जाम्पल है जिनसे कुछ बीमारियाँ होती हैं वो हैं कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया। ये किससे होता है? जो हमें आम जुखाम बुखार जो लग जाता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है वायरसेस की वजह से। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। पोलियो और चिकन पॉक्स भी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि बताइए इनमें से कौन सी बीमारी वायरस की वजह से होती है। तो आपको याद रखना है पोलियो और चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। कॉमन कोल्ड भी वायरस की वजह से ही होता है। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री और मलेरिया लाइक जो डिजीज़ होती हैं वो प्रोटोजोआ से होती हैं। वेयर एज टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीजेस। ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ेज है। पोलियो चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली डिजीज़ है। और मलेरिया और डिसेंट्री किससे? प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th और 7th। आपने इसी तरह की कुछ ऑर्गेनिज्म क्लास 6th और 7th में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर कुछ और ये दिए गए हैं लाइक बैक्टीरिया के कुछ डायग्राम दिए गए हैं। ये यहाँ पर दिया गया है क्लेमेंडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, अमीबा, एल्गी। ये एल्गी होते हैं, क्लेमेंडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। अमीबा और पैरामीशियम किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये क्या है? ये फंगाई हैं। इसके बारे में आप डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ अभी इनके नाम याद रखने की फंगाई। अब ये क्वेश्चन आता है कि बताइए, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि बताइए अमीबा, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, इन हाँ ये दे दी जाएंगे आपको कि बताइए इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है, फंगाई है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा क्या है? एल्गी है। जबकि फंगाई क्या है? वो पेनिसिलियम क्या है? एक फंगाई है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोअन और मल्टीसेलुलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंगाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, एक सेल से बने हुए भी हो सकते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी एक सेल से भी बनी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। सिंगल सेल्ड जो बैक्टीरिया वो है एल्गी एंड प्रोटोजोआ। मल्टी सेलुलर सच एज मेनी एल्गी और फंगाई क्या है? मल्टी सेलुलर है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। वो हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, चाहे वो ठंडी जगह आइस कोल्ड हो या फिर बहुत गर्म और जगह हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। इवन इन योर फ्रिज। हम बोलते हैं कि फ्रिज में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिल्कुल फ्रिज में भी ग्रो कर जाते हैं, यानी बहुत ठंडी जगह पे भी ग्रो कर जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स।
ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, और कुछ क्या रहते हैं, फ्रीली इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बारे की हम में क्या संबंध है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। कुछ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ हमारे लिए बहुत हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। फ्रेंडली माइक्रो, अब हम पहले पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी उसमें हमें हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के प्रिपरेशन में, लाइक दही जमाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। पुराने समय से अल्कोहल को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स, फीसेस etc। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, जो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड अनयूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा जो बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इन हार्मफुल चीज़ों को बिल्कुल इनको डिग्रेड कर देते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, वो खा लेते हैं, या फिर इनको जैसे हम देखते हैं कि सब्जियां वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही वो गल सड़ के क्या हो जाती हैं, वो मिट्टी में मिल जाती हैं। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine in agriculture. They are used in increased soil fertility by fixing nitrogen. बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी हेल्प आते हैं, एग्रीकल्चर में भी हमें हेल्प करते हैं, और इससे क्या होता है, इनकी वजह से ही सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी, जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होता है उसकी फिक्सिंग में भी क्या करती हैं, ये हेल्प करते हैं। तो ये तो थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फ्रेंडली हैं हमारे लिए। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और कर्ड को बनाने में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ हमने देखा है कि हमारे घरों में जो हमारी मदर है वो कर्ड किस तरह से जमाती हैं, तो वो कैसे जम जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको जमने में हेल्प करते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस, हमारी जो दही जमती है वो किस बैक्टीरिया की वजह से जमती है, वो जमती है लैक्टोबैसिलस की वजह से। तो लैक्टोबैसिलस, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है कि बताइए कर्ड में कौन सा, दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने के में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, वो है लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये क्या करता है, दूध में मल्टीप्लाई होकर इसको कर्ड में बदल देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया चीज़ में, पिकल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडली एंड भटूराज इज कर्ड। हम जानते हैं कि भटूरा, इडली और सूजी वगैरह, सूजी से जब हम इडली बनाते हैं तो इसके लिए हमें कर्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से ये क्या कर देता है, ये फूलने में, किसी उस डो को फूलने में मदद करता है। कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। क्या आप जानते हैं ये कैसे होता है, ये कैसे हेल्प करता है राइस, इडली और डोसा बैटर में इसे क्यों मिलाया जाता है? हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये एक्टिविटी 2.3 आप पढ़िए कि आटा लीजिए, सम शुगर मिक्स विद वार्म वाटर, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड मेक अ सॉफ्ट डो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आप ऐसे करोगे, एक डो बनाओगे इस तरह से, तो बताओ उसमें क्या हो जाता है, वो डो फूल जाता है। क्यों फूलता है? ईस्ट रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या करता है, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड
प्रोड्यूस करता है, जिससे कि क्या होता है, रेस्पिरेशन के समय क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डो को फुला देते हैं एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री, मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। इसलिए ईस्ट का यूज़ कहाँ करा जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कॉमर्शियल यूज़ कैसे करते हैं, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह में या कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन करने में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ यूज़, जब बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे हमें अल्कोहल या वाइन, एसिटिक विनेगर वगैरह बनाना होता है, तो ईस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट है वो कहाँ वो यूज़ होता है अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रश फ्रूट जूस। इस पर्पज़ के लिए ईस्ट को कहाँ नेचुरली उगाया जाता है, जैसे ग्रेन्स, बार्ले और वीट, राइस वगैरह से इसको प्राप्त किया जाता है। टेक 500 ml beaker filled with 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it and add half spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get smell? फिर उसके बाद क्या करिए, जब आप इस सॉल्यूशन को रख देंगे तो उसको सूंघ कर देखिए क्या इसमें कोई स्मेल आ रही है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल। वो स्मेल किसकी होती है, अल्कोहल की होती है। उसने क्या क्या बोला इसमें, 500 ml आप क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच शुगर डालेंगे और आधा चम्मच आप ईस्ट पाउडर डालेंगे। फिर उसको सूंघ कर देखिए और जो उसमें स्मेल आती है वो होती है ईस्ट की, नहीं, अल्कोहल की स्मेल। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। इसमें शुगर क्या हो जाती है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर का कन्वर्जन ऑफ शुगर का अल्कोहल में बदलना जो होता है वही क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। सबसे पहले जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस जिसने ढूंढी थी वो थे लुईस पास्चर। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज who discovered fermentation. Fermentation discovered by Louis Pasteur in 1857. मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ क्या है, वट एवर यू फॉल इन इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं और आपको इंजेक्शन लगाते हैं एंटीबायोटिक का, दैट इज़ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ से मिलती हैं हमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं मेडिसिन। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, जिसकी वजह से, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हम बीमार पड़े हैं उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और ऐसी मेडिसिन्स को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, जो क्या कर देती हैं, हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से हम बीमार पड़े हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं और कम कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एंटीबायोटिक्स। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बिगन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन चुकी हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगाई से हमें मिलती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स। आप इनके नाम याद कर लीजिए। स्ट्रेप्टो कुछ एग्ज़ाम में आ सकता है कि स्ट्रेप्टो कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन।
In 1929, Alexander Fleming was working on culture of disease causing bacteria. 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे कल्चर पर, जो कि कौन सा डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे. सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर. उनका जो कल्चर था जो उन्होंने बनाया था जिसमें वो बैक्टीरिया, जिसमें वो ग्रोथ देख रहे थे, उसमें से एक में उन्हें ग्रीन कलर का मोल्ड दिखा. He observed that the presence of mold prevent the growth of bacteria. उससे उन्होंने क्या देखा कि जो वो मोल्ड है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है. इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरियाज. और यहाँ तक कि वो बहुत सारे अदर बैक्टीरियाज को मार भी रहा था जो वो ग्रोथ थी. फ्रॉम दिस द मोल्ड पेंसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड. इस मोल्ड से उन्होंने क्या बनाया, पेंसिलिन को. एंड अदर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. पेनिसिलिन की खोज किसने करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी. Commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure variety of diseases. एंटीबायोटिक्स फंगाई और बैक्टीरिया से बनता है. एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से एंटीबायोटिक्स बनता है और बहुत सारी डिजीज़ के क्योर में ये हेल्प करता है. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोवेल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. ये जो एंटीबायोटिक्स होता है ये कुछ जो खाना होता है लाइव स्टॉक और पोल्ट्री में जो खाना दिया जाता है वहाँ पर भी मिलाया जाता है जिससे माइक्रोवेल इन्फेक्शन ना हो एनिमल्स में. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेज. और ये बहुत सारे प्लांट डिजीजेज को भी कंट्रोल करता है. आपने देखा होगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. एंटीबायोटिक्स हमें केवल क्वालिफाइड डॉक्टर की ही निगरानी में लेना चाहिए, अपने आप से नहीं. क्योंकि ये अगर हम इसे ज़्यादा डोज ले लें, कम डोज ले लें, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंच सकता है. द एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल. और ये क्या कर सकता है कि जो बेनिफिशियल, जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं, वो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से वो मर भी सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी वीक हो सकती है. इसलिए हमें केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए. When a disease carrying microbe enters our body, the body produce antibiotics. जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया डिजीज़ करने वाला या बीमारी फैलाने वाला कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेंटर. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invent bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we produce from the disease causing microbe forever. और हमारी बॉडी में हमेशा क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ होती हैं और जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को क्योर करती हैं. कोई बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में घुस जाता है तो उसको क्या करने, किल करने में हेल्प करती हैं. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. सेवरल डिजीज इंक्लूड कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं लाइक कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं. एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करा था स्मॉल पॉक्स को 1798 में. इन आवर चाइल्डहुड you may must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these? आपके बचपन में आपको बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए होंगे. क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से इंजेक्शन आपको बचपन में दिए गए हैं? It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccine are available in the nearby hospital. बच्चों को बचपन में बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनको भविष्य में कोई भी ऐसे घातक बीमारियां ना हो. You might have seen the advertisement TV and newspaper regarding protection of child against polio under the pulse polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. जो पल्स पोलियो के जो ड्रॉप बच्चों को पिलाए जाते हैं वो क्या होता है, एक्चुअली में एक वैक्सीन ही ये होती है. A worldwide campaign against smallpox has finally led its eradication from most part of the world. These days, vaccines are made on the large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases.
रेस्पिरेटरी डिजीजेस। आजकल बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं आदमियों, इंसानों को और जानवरों को बहुत सारी डिजीज से बचाने के लिए। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कोरोना के लिए ये वैक्सीन बनी है, जो कि किससे बनी है, ये भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी है। और ये क्या करती है, हमको ये सबको इसलिए लगाई जाती है ताकि भविष्य में कभी भी कोई ऐसा बैक्टीरिया अगर आप पर वो कर देता है, वायरस या बैक्टीरिया आप पे हमला कर देता है, तो क्या हो जाए, उससे हमारी प्रोटेक्शन हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।